न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में हम बात करेंगे सबसे पहले खासतौर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर, उसके साथ साथ बात होगी दिल्ली में बढ़ रही प्रदूषण की जो स्थिति है उसको लेकर भी। साथ ही आपको बताएंगे चक्रवाती तूफान दाना की क्या है ताज़ा स्थिति, और इसके अलावा और भी खबरें होंगी देश और दुनिया की। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। सम्मेलन के अंत में ब्रिक्स नेता अपनाएंगे कजान घोषणा पत्र। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस में होगी द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा। प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर भाजपा ने साधा निशाना। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान दाना में बदला। तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारियां जोरों पर। और आइए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे के दूसरे दिन कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। और साथ ही लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आज द्विपक्षीय बैठक होगी। ये बैठक कई मायनों में खास साबित हो सकती है। भारत और चीन के बीच लगभग 4 साल से जारी गतिरोध पर अब विराम लगता दिख रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौता किया है। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां वे 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच इस मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। और आइए इन मुलाकातों पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें, जो पहली मुलाकात की अगर बात की जाए, जो कि 15 जुलाई 2014 को छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर ब्राजील के फोर्टालेजा में ये मुलाकात हुई। इसके साथ साथ सितंबर 2014 शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद और दिल्ली में बैठक के दौरान पीएम मोदी से शी जिनपिंग की मुलाकात। वहीं मई 2015 पीएम मोदी ने चीन दौरे पर शी जिनपिंग से मुलाकात की और व्यापार से जुड़े 26 समझौते पर इस दौरान हस्ताक्षर हुए। जुलाई 2015 में भी रूस दौरे पर ब्रिक्स और एससीओ समिट से इतर दोनों की मुलाकात हुई। जून 2016 ताशकंद में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। वहीं अगर सितंबर 2016 की बात करें तो चीन के हांगझाओ में भी G20 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। अक्टूबर 2016 में भी आपको बता दें, गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई थी। पीएम मोदी और
शी जिनपिंग के बीच। जून 2017 एससीओ में भारत के सदस्य बनाए जाने के दौरान ये मुलाकात हुई थी इन दोनों के बीच। जुलाई 2017 में ही हैम्बर्ग में G20 समिट के दौरान इन दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई और पीएम मोदी ने इस दौरान डोकलाम का मुद्दा भी उठाया। सितंबर 2017 की अगर बात करें तो ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात और बातचीत हुई और जैसा लगातार आपको बता रहे हैं करीब 18 बार मुलाकात हुई है दोनों नेताओं की। हालांकि अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई। 9 जून 2018 की बात करें तो एससीओ समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता, ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधी जानकारी और चावल के निर्यात संबंधित समझौते हुए थे। जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शी जिनपिंग से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कई मायनों में महत्वपूर्ण मुलाकातें। नवंबर 2018 की बात करें तो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये वार्ता हुई थी दोनों की। इसके अलावा जून 2019 की अगर बात की जाए तो किर्गिस्तान के बिश्केक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, यानी पीएम मोदी और शी जिनपिंग की। वहीं जून 2019 की बात करें तो जापान में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी हुई थी। अक्टूबर 2019 की बात करें तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की महाबलीपुरम में मुलाकात हुई थी। इसके अलावा खासतौर से नवंबर 2019 जहां ब्राजीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। और उसके बाद आज ये जो मुलाकात है होने जा रही है तो कई मायनों में अहम और खासतौर से अब आइए सीधा रुख करेंगे कजान का, जहां से हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्यन, जानना चाहेंगे आपसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए कई मायनों में ये खास है क्योंकि जो सहभागी देश हैं जिस तरीके से उनके हिसाब से भी देखा जाए और विस्तार के बाद पहली बार हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 15वें में हमने देखा था जो नए सदस्य देश हैं उनको शामिल किया गया था, वो इस बार इसमें शामिल हो रहे हैं। किस तरह का बदलाव और क्या कुछ एजेंडे के साथ ये जो इसमें हम देख पाएंगे समिट में? शुक्रिया मुकुल मुझे जोड़ने के लिए। और ये निश्चित तौर से इस बार की अगर थीम की बात की जाए ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की जो कजान के रूस के शहर में हो रहा है, उसकी थीम है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने को लेकर लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक तरीके से थीम रखी गई है। और किस बात के लिए कि दुनिया की वैश्विक विकास हो सके और शांति और सुरक्षा स्थापित हो सके। हम जानते हैं कि दो बड़े संघर्षों की छाया के बीच में इस बार का 16वां शिखर ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो निश्चित तौर से सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जाए, लेकिन आर्थिक विकास के लिए कैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं उस पर फोकस होगा। ग्रुप का विस्तार पहली बार हुआ है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि जब पहली बार विस्तारित तरीके से नए सदस्य जो फाउंडर मेंबर्स थे उसके अलावा नए सदस्य मिलकर बात करेंगे तो कोशिश होगी कि कैसे जो आपसी व्यापारिक रिश्ते हैं उसको बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ बात कनेक्टिविटी पर भी होगी, बात इस बात को लेकर भी होगी कि जो साझा मुद्रा ब्रिक्स की साझा मुद्रा बनाने की बात की जा रही है, एक अल्टरनेट मैकेनिज्म को तैयार करने की बात की जा रही है, उसको भी कैसे किया जाए। इसके अलावा फोकस होगा क्लाइमेट चेंज जैसे विषय को लेकर कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए तमाम क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टर्स में, उस पर कहीं फोकस साफ हो सकता है। तो और जो सदस्य देश है जिनमें भारत भी शामिल है, अपने अपने जो क्षमताएं हैं, हमारी जो अपनी एक्सपर्टीज है उसका हम सदस्य देशों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक तरीके से कोशिश भी होगी। तो हम अपने ग्रुप की सभी स्ट्रेंथ को कैसे इस्तेमाल करते हुए दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें, जिसमें न सिर्फ विकासशील देशों की आवाज को मुखरता मिल सके बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के हित को संरक्षित करने का पूरा एक विकल्प हो। ऐसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता हुआ ब्रिक्स का ये 16वां शिखर सम्मेलन नजर आएगा। जी बिल्कुल आर्यन, और जिस तरीके से भारत लगातार वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है उसी को सार्थक करते हुए हम मान सकते हैं विश्व कल्याण और मानवता कल्याण के लिए भी तमाम जो अहम खासतौर से विषय चल रहे हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और खासतौर से शायद अभी तक अगर ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो फर्स्ट सेशन जो है वो शायद शुरू हो गया है अभी। बिल्कुल, ये एक तरीके से शुरुआत होने जा रही है और फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन 2 सेशन होंगे। पहला सेशन बहुत क्लोज डोर होगा जिसमें इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से ऑफिशियली नहीं होता, ये नेताओं के बीच का एक क्लोज डोर एक इंटरवेंशन होती है। जो दूसरा प्लेनरी सेशन होगा उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसकी जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी, तो वहां पर अपने आप में एक तरीके से सहमति बनती नजर आएगी और शाम तक हमको उम्मीद है कि एक
कजान डिक्लेरेशन पे किस प्रकार की सहमति बनती है, वो एक घोषणा पत्र सामने निकल के आएगा। तो आज के दिन की अगर बड़ी बात की जाए तो ये दो बड़े सेशन है। दोनों सेशन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और जी। सभी शीर्ष जो संगठन के जो नेता हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे, सदस्य देशों के नेता मौजूद होंगे और अपनी अपनी बात रखते नजर आएंगे। कोशिश यही होगी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें कॉपरेशन कैसे बढ़ाया जाए। भारत की ओर से अगर देखा जाए तो फिनटेक में जैसे भारत ने बहुत मजबूत तरीके से काम किया है और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो पहल भारत ने की है, वो भारत अपनी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो अपने सहयोगी देशों को देने के लिए हमेशा तत्पर नजर आता है। और हम जी। पहले कई अन्य मौकों पर भी, मंच पे भी देख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल को, और इस मंच पे भी हम इस बात को देखते नजर आएंगे क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो पीपल डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिसीज हैं, इसमें आम लोगों के हित को संरक्षित किया जा सके, ईज ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। जी। दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश की आबादी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है, वो एक स्ट्रेंथ के तरीके से, सक्सेस स्टोरी के तरीके से दुनिया के सामने मौजूद है। 25 करोड़ लोग जी। जो भारत में गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, ये बड़े बड़े देशों की इतनी आबादी नहीं होती। तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म करके जो भारत ने दिखाया है, जी। ये भी एक ब्रिक्स की क्षमता है क्योंकि ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है भारत। और अगर ब्रिक्स के सदस्य देश इस प्रकार का बेहतर दुनिया को निर्माण करने में, बेहतर दुनिया को शेप देने में अगर काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये फायदा ब्रिक्स के मंच पे भी नजर आएगा। और ब्रिक्स सहयोग के साथ में कैसे बढ़ सकता है, फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर होगा, पीस जी। एंड सिक्योरिटी को लेकर होगा, क्लाइमेट कंट्रोल पे कैसे आगे बढ़ा जाए और कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस होगा ताकि सप्लाई चेन निर्बाध तरीके से चलती रहे। जी। इस पे सबसे ज्यादा फोकस दिखाई पड़ने वाला है मुकुल। बिल्कुल आनंद, लेकिन इससे इतर जो मुलाकात होनी है काफ़ी महत्वपूर्ण शी जिनपिंग के साथ, उसको अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब ये बात सामने आ रही है कि जो विवाद था उसको सुलझा लिया गया है और आज ये मुलाकात होनी है, ये किस तरीके से अहम? बहुत अहम है। आप अभी मुझे जोड़ने से पहले इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे 2014 से 2019 के बीच में जी। 18 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातें हुई हैं। 14 से 19, 5 साल में 18 मुलाकातें। लेकिन 19 के बाद हमें पता है कि कोविड की दस्तक हुई, उसके बाद महामारी का पूरा दौर चला और कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से बाद के समय में मुलाकातें नहीं हुई। यानी कि जी। पहले 5 साल में 18 मुलाकातें, अगले 5 साल में मुलाकातों का दौर नहीं रहा और आज से मुलाकात एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। और अब जो गलवान का गतिरोध के बाद में स्टैंड ऑफ की स्थिति हुई थी, उसके बाद में एक उस मसले को रिजॉल्व कर लिया गया है, उस पर सहमति बना ली गई है। तो ये दिखाता है कि जो कुछ भी बीते 5 वर्षों में रहा है, उस सब चीजों से आगे बढ़ के दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं और दोनों एक दूसरे की जरूरत है। दोनों के हित एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वैश्विक तो भलाई के लिए भी दोनों का विकास जरूरी है और भारत का विकास का जो विजन है वो स्पष्ट है क्योंकि उसमें वो सबको समाहित करके चलने की बात करता है। जी। तो इसलिए भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है, उसमें चीन के साथ भी। और निश्चित तौर से जब हम बात करेंगे तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे चीन की अपनी महारत है, बहुत सी ऐसी क्षमताएं हैं जो कि भारत के पास ज्यादा है। तो दोनों एक म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ में आगे बढ़ते नजर आएंगे। दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। चीन आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पहले अमेरिका होता था लेकिन अब उसको पीछे छोड़ के चीन बन गया है। भले ही किसी प्रकार के एक तनाव की मसले के रहे हों, बावजूद उसके सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी कि आर्थिक मसलों पे हम लगातार एक दूसरे के साथ में काम करते नजर आ रहे हैं और इसको और विस्तार देने की जो गुंजाइश है, डिफरेंट सेक्टर्स में जो पोटेंशियल्स है, उसको टैप करने की कोशिश होगी और शायद यही एक समझ, रणनीतिक समझ में कैसे आगे बदलेगी, इस पर फोकस होगा। तो एक इतिहास जरूर लिखा जाएगा दोनों नेताओं की मुलाकात में। भारत चीन के संबंधों को एक नई इबारत देने के लिए कजान में इस कहानी को आज लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल, और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा भारी नजर आता है कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो। अब बिल्कुल इसको अगर इस तरीके से भी समझा जाए कि ये जब गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ जुलाई 2020 में, नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि साहब हम संवाद के जरिए हम समाधान निकालने के लिए लगातार रहेंगे। वक्त लगा, 2020 से 2024 हुआ, वक्त लगा, लेकिन हम लगातार शांतिपूर्ण तरीके से इस समाधान की ओर आगे बढ़ते रहे और अंततोगत्वा वो समाधान निकला है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर रूस के राष्ट्रपति से कहते हैं कि साहब आप यूक्रेन के साथ संघर्ष को खत्म कीजिए और समाधान पे आगे बढ़िए बातचीत के माध्यम से, तो उनसे अगर वो कहते हैं तो करके भी भारत चीन के साथ दिखाता है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो स्थितियां थी उसमें एक बदलाव भारत की एक जो रणनीतिक सोच है उसके माध्यम से आया है। आज चीन को समझ में आया है कि आप भारत को
किसी भी प्रकार से आप कम नहीं आंक सकते हैं, किसी प्रकार से उसको दबाने की सोच नहीं सकते। नया भारत अपने किसी राष्ट्रीय हित के साथ समझौता नहीं बिल्कुल करेगा। ये नया आर्यन, अपने भारत दर्शकों और को ये हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खजान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और किस तरीके से जो लगातार अभी हमारे संवाददाता आरिंद बता रहे थे कि कैसे जब हम बात करते हैं वैश्विक विकास को लेकर, बहुपक्षवाद को लेकर, और उसी वजह से जो भारत की भूमिका है वो लगातार और अहम होती नज़र आ रही है वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए। और कई ऐसे अहम विषय, कई ऐसे अहम मुद्दे जिन पर बेबाकी से भारत अपनी राय रखता रहा है, और वही बेबाकी जो है आज पूरा विश्व देखता है, समाधान के तौर पर भारत को देखा जाता है। और उसी लिहाज से ये शिखर सम्मेलन जो है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण, कई मायनों में महत्वपूर्ण, और ख़ासतौर से अपने विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन, क्योंकि जो 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसमें 6 नए सदस्य को शामिल किया गया था, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में जो 5 वो देश हैं वो शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तमाम देशों के बीच। और जैसा आरिंद हमें बता रहे थे कि कैसे जो वैश्विक विकास की बात की जाए, विश्व कल्याण की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर काफ़ी अहम हो जाता है। आर्येंद्र, और आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जब जब भारत किसी मंच से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाधान देने की बात करता है और सीधे तौर पर यही कहता है कि जो भारत है वो आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं विश्वास आप उस पर रख सकते हैं, और साथ ही साथ जो तमाम समस्याएं हैं उनके समाधान के तौर पर आज पूरा विश्व बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देख सकता है भारत को। बिल्कुल। और मुकुल, हम जो ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का काफिला आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतर के इस शिखर सम्मेलन का जो पहला सत्र है उसके लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को जब आप चलते हुए ये तस्वीरें देखते हैं तो ये वो व्यक्ति है, वो वैश्विक नेता है जिसे आज दुनिया देखना और सुनना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपसी संघर्ष है जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, उसमें शांति के प्रयास कैसे रंग ला सकते हैं। अगर उस पर आगे बढ़ने की बात होती है तो सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ होती हैं। मैं कल की 3 घटनाक्रम का जिक्र आपसे करना चाहूंगा जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का वैश्विक नेता के तौर पर कद कितना बड़ा है। जी, एक बार फिर से द्विपक्षीय मुलाकात में कल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से स्पष्ट कहा था कि साहब, संघर्ष से आगे बढ़ते हुए संवाद से शांति की ओर आगे बढ़िए। और ये बात ग्लोबल हेडलाइन के तौर पर नजर आई थी, क्योंकि कोई वैश्विक नेता नहीं जो इतनी साफ गोई के साथ में राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ के उनसे ये कहे कि साहब आप इस संघर्ष को खत्म कीजिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ही एक तरीके से कद है, वैश्विक नेता के तौर पे कद है, जो वो इतनी साफ गोई से कितनी बार इस बात को कह चुके हैं। दूसरी बात, जो हम आप बात चीन और भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे कि हमने उसी प्रकार के शांति समझौते और शांति वार्ताओं और संवाद के माध्यम से हमारे जो LAC के मामले थे उसको रिजॉल्व किया है। तो ये बताता है कि जब भारत रूस से कहता है कि साहब शांति का रास्ता, संवाद का रास्ता अपनाइए, तो वो सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। किसके साथ? जब वो चीन से इस प्रकार के LAC के मामलों को रिजॉल्व करता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कल शाम को ही ईरान के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। उस द्विपक्षीय मुलाकात में भी ईरान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। हालांकि ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद में राष्ट्रपति जो नए वहां पे आए हैं महमूद साहब, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात थी। लेकिन इस मुलाकात में वो साफ तौर से कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि आपके इस वेस्ट एशिया के इलाके के तमाम जो देश हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है, जो संघर्ष बढ़ रहा है, उसको अगर शांति के समाधान की ओर आगे बढ़ना है या शांति स्थापना की ओर आगे बढ़ना है, किसी समाधान की ओर आगे जाना है, तो भारत और पीएम मोदी एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि आज दुनिया में संघर्ष से आगे शांति के रास्ते की ओर अगर जाना है तो उस रास्ते को तय कराने के लिए जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं वो है पीएम मोदी। और शायद यही वो बड़ी वजह है कि जब ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये शिरकत करने की जाती हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, लाउड और क्लियर है। दुनिया इस वक्त नजरें लगाए बैठी हुई है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से रूस यूक्रेन संघर्ष में समाधान का एक बड़ा पैरोकार के तौर पे उभरे हैं, जिसका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कई बार अप्रिशिएट कर चुके हैं और इस बात को स्वीकार चुके हैं कि पीएम मोदी और भारत के प्रयास
बहुत सीरियस है, वो एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और कल ईरान के राष्ट्रपति का भी इस बात को कहना कि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में भारत एक बड़ा रोल अदा कर सकता है जी। शांति स्थापना में। ये दिखाता है कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति और प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेता के तौर पर उभरती हुई उनकी छवि कितना बड़ा एक रोल अदा करती नजर आएगी इस ब्रिक्स के मंच पे। ये बहुत बड़ी बात है हम सब भारतीयों के लिहाज से भी। जी बिल्कुल आरिंद, और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि युद्ध के जरिए कोई भी समाधान नहीं हो सकता, और हमारा देश भगवान बुद्ध का देश है जहां लगातार हम शांति का संदेश देते हैं। लेकिन इसके इतर जब हम देखते हैं व्लादिमीर पुतिन की अगर बात की जाए, क्योंकि इस साल ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का रूस में, लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा कि उनकी जो बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ, टेलीफोनिक जो बातचीत उनकी हुई है, तो लगातार संपर्क में रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो एक दूसरे से बढ़ता है, और इसी वजह से शायद जो पूरा विश्व है वो भारत को देखता है कि मध्यस्थता अगर कोई करा सकता है तो वो शायद भारत है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि कैसे ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपको उसको जमीन पे भी नजर आता है। और जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से इस बात का जिक्र किया था कि ये युद्ध का समय नहीं है, आप समाधान की ओर आगे बढ़िए, उनके साथ बैठ के उनके सामने इस बात को कहा था, तो पश्चिमी देशों में अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपीय देशों ने, हर एक देश ने इस बात को कहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के संघर्ष के बीच में रूस के राष्ट्रपति को इस बात को कहना, और तब से लेकर अब तक लगातार जो भी प्रयास हुए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल एक तरीके से पीएम मोदी का भारत कर रहा है। बीते 3 साल की ही बात की जाए तो करीब 11 बार टेलीफोन पे प्रधानमंत्री मोदी की और रूस के राष्ट्रपति की फोन पे बातचीत हुई है। बिल्कुल आर्यन, आगे भी आपसे लोगों की मुलाकातें हो चुकी हैं और ये 17वीं मुलाकात कल हुई। जी बिल्कुल, आगे आपसे और अपडेट मैं यहाँ लूंगा, अपने दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है भारत की नजर से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कजान में किस तरीके से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब खासतौर से महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो आपको बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अजीत पवार की एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और कहीं ना कहीं चुनावी समर जो है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। बारामती से अजीत पवार, येवला से छगन भुजबल चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दिलीप वलसे पाटिल की, तो ये आंबेगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कागल सीट से हसन मुश्रीफ को टिकट दिया गया है, और साथ ही पड़ली सीट से धनंजय मुंडे चुनावी मैदान में रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां चुनावी समर की अगर बात की जाए तो लगातार अलग अलग दल जो हैं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, और उसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं अजीत पवार की एनसीपी की, जिसने अब 38 उम्मीदवारों की एक जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शिशिर शेलार मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, लगातार हम देख पा रहे हैं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाती है, और अब इसमें जो 38 उम्मीदवारों की अगर हम बात करते हैं जिनकी घोषणा की गई है, अलग अलग सीट जो हैं उनको अलॉट की गई हैं, किस तरीके से अब ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण है बनते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अब बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में जो है महायुति के तीनों जो पार्टीज है उनकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियों द्वारा जो है पहली लिस्ट का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की घोषणा की है, वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी ने जो है 45 उम्मीदवार की घोषणा की, और अब कुछ ही मिनटों पहले अजित पवार की एनसीपी पार्टी ने जो है 38 जो प्रत्याशियों की घोषणा की है। ऐसे में एक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है महायुति को जो है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो नामांकन भरने का जो तारीख थी वो शुरू हो चुकी है। 22 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आने वाली 29 तारीख तक ये प्रक्रिया रहेगी। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उम्मीदवार है उनको एबी फॉर्म दिए जाए और उनका नामांकन किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको प्रचार के लिए मिल जाएगा, ये प्रमुख लक्ष्य है। वही दूसरी ओर अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की, जो है अब तक कोई भी लिस्ट जो है जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा था कि
कल तक जो है कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगा, लेकिन अब तक कांग्रेस की कोई सूची जारी नहीं हुई है। हालांकि आज सुबह ये कहा गया था कि आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महायुति की, जिसमें महायुति के नेता जो है संबोधित करेंगे किस प्रकार से जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन अब तक हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भी या नहीं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी में प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो है महा विकास आघाड़ी के जो तीनों पक्ष है वो उनकी इस वक्त बैठक जारी है, अपने नेताओं के साथ बैठक जारी है। लेकिन कल तीनों भी पार्टी के नेता एक साथ मिले थे और कई घंटों की बातचीत चली थी। पिछले 2 दिनों से लगातार मैराथन जो चर्चा है महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच चल रही है, लेकिन अब तक जो है फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। कौन सी ऐसी सीटें जहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि करीब 3 दिन पहले संजय राउत का कहना था कि हम तो राहुल गांधी से बात करेंगे और जल्द ही जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अभी तक जो पेच है वो फंसा हुआ है। कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक जो कश्मकश है वो लगातार चल रही है? देखिए, कल रात को खबर आई थी कि जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है वो सुलझ चुकी है और इसीलिए आज जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो है ऐलान किया गया था। हालांकि इसके बारे में पार्टी के द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन कहा जा रहा था कि आज जो है तीनों पार्टियां मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ। जहां तक सीटों के बंटवारे की हम बात करें तो खास तौर पर जिस प्रकार से विदर्भ की सीटें हैं वो एक कहीं ना कहीं कंटेंशियस इश्यूज बन चुकी है यहाँ पर। मतलब दोनों पार्टियां, फिर चाहे वो शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों भी जो है विदर्भ की कुछ सीटें हैं जिन पर अपना दांव ठोक रही है। विदर्भ का अगर बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है, चूंकि वो कांग्रेस का गढ़ है इसीलिए वहां पर कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए और इसीलिए कांग्रेस के जो नेता है वो काफी मुखर है और झुकने का नाम नहीं ले रहे। वही कि अब बात करें शिवसेना की तो शिवसेना भी चाहती है कि विदर्भ में जो है उनकी कुछ सीटें उनको मिले लड़ने के लिए, इसलिए वो भी इस बात को लेकर जो है डटी हुई है। हालांकि अब तक कोई चलिए बिल्कुल देखना होगा कब जाकर ये सीटें जो हैं इनकी पूरी जानकारी मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आपको हम बता रहे हैं ब्रिक्स से लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं आप ये देख सकते हैं। जो ग्रुप फोटो फिलहाल यहाँ पर इसमें तमाम जो सदस्य देश हैं ब्रिक्स के वो शामिल, और पहले जैसा हम आप बता रहे थे पहले ब्राज़ील, रशिया, भारत और इसके अलावा चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके बाद पिछले साल इसका जो विस्तार है वो किया गया और इस बार जो 5 अन्य देश हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और अभी जो शुरुआत होने जा रही है उससे पहले ये ग्रुप फोटो आप देख सकते हैं। इन देशों के जो शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद जो सेशन है उसकी शुरुआत होगी। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो एक औपचारिक स्वागत होगा और इसके बाद सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दे अहम माने जा रहे हैं, वैश्विक विकास की बात की जाए, बहुपक्षवाद की बात की जाए और साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स जो हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो पूरा विश्व है वो एक समाधान खोजने की ओर अग्रसर नज़र आता है। और वहीं पर जब भारत की भूमिका की हम बात करते हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में भारत का लगातार यही कहना है कि संवाद के ज़रिए काफ़ी समाधान जो है वो हम निकाल सकते हैं। और साथ ही भारत के पास युवा कार्यबल जो है वो काफ़ी संख्या की अब बात की जाए वो काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ नवाचार को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तकनीक को अपना रहे हैं और ऐसे में तमाम देशों के लिए वो कैसे लाभदायक हो सकती है, पूरे विश्व के लिए कैसे लाभदायक हो सकती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ज़ाहिर तौर पर इस दौरान जो बातचीत है वो की जाएगी। फिलहाल उस बातचीत से पहले जो पहला सेशन है प्लेनरी सेशन, उससे पहले ग्रुप फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे संवाददाता आरेंद्र लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कज़ान से। आरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि अभी फ़िलहाल जो ग्रुप फोटो है वो हम देख पा रहे हैं और ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि अब से पहले हम देखते थे कि सिर्फ जो ब्रिक्स के देश थे वो हमें नज़र आते थे, लेकिन अब विस्तार के बाद यहाँ जो संख्या बढ़ी है इसके ज़रिए कितनी मजबूती जो है वो ब्रिक्स में आ सकेगी? बिल्कुल, और ये जब कहते हैं ना कि आपका भरा पूरा परिवार होता है तो भरा पूरा परिवार जैसा नजर आ रहा है। ब्रिक्स का विस्तारित समूह, यहाँ पे जो तमाम नेता है उनकी मौजूदगी ये बताती है कि ब्रिक्स कैसे शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि एक रीजनल कॉपरेशन से इधर हट के अब एक ग्लोबल एक तरीके से बन गया है। ब्रिक्स समिट की अगर बात की जाए, ब्रिक्स मंच की अगर बात की जाए
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या भारत की मौजूदगी के साथ साथ इस ब्रिक्स की सदस्य देशों के नेताओं की फैमिली फोटो में साफ नजर आ रहा है। और राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी या तमाम जो सदस्य देशों के नेता हैं, उनके चेहरों के जो भाव है जरा उसको भी देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, क्योंकि सबके चेहरों पे एक कहीं कॉन्फिडेंस सा नजर आ रहा है, लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये विस्तार हुआ है तो इस विस्तार का मायने क्या है। क्योंकि आज एक जिस 2006 में जिस ब्रिक्स की शुरुआत की गई, तो उस समय साउथ अफ्रीका भी नहीं था, जो 2010 में बाद में जुड़ा है। तो ब्रिक्स से लेकर ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस या विस्तारित ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो आज भरा पूरा परिवार नजर आ रहा है। डिफरेंट कॉन्टिनेंटल्स के देशों की मौजूदगी यहाँ नजर आ रही है और यहाँ से डिलिबरेशंस की जो शुरुआत होगी और संभवतः मेरे पीछे मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक मीडिया सेंटर बनाया गया, मैं वहां पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जो फर्स्ट सेशन है उसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो ओपनिंग रिमार्क्स है वो इस वक्त चल रहा है, यानी कि इस फैमिली फोटो के तुरंत बाद में सभी नेता इस वक्त गोलमेज सम्मेलन के तरीके से उस प्लेनरी हॉल में मौजूद है जहां पर फर्स्ट सेशन चल रहा है और राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त अपना अभिभाषण या कहा जाए ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी अब आप लोग इस वक्त देख ही रहे हैं और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भारत की मौजूदगी, अन्य देशों की मौजूदगी और गंभीर मंथन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सभी सदस्य देशों के जो प्रमुख हैं वो मौजूद है, उनके साथ उनका डेलीगेशन मौजूद है। राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पे ओपनिंग रिमार्क देते हुए क्योंकि 2024 में रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास में अध्यक्षता थी और इस लिहाज से रूस एक तरीके से होस्ट नेशन है और वो अपने आप में अपनी कोशिश है और इसीलिए उनका सबसे पहले एक तरीके से अभिभाषण हो रहा है और वो अपनी बात को सामने रखते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बारी बारी से सभी नेता अपनी बात रखेंगे, इंटरवेंशन होगा, सब अपने अपने पक्षों को रखेंगे, लेकिन साझा हितों के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए वो एक तरीके से बात होगी। हम जानते हैं कि पूरा साल भर या कहा जाए 1 जुलाई से लेकर जो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, साल भर डिफरेंट जो फोरम्स है उस पर अलग अलग मंच पे, चाहे वो विदेश मंत्री स्तर का हो या अलग अलग लेवल के मंच रहे, उन पे बातचीत होती रही है, तो कंसेंसस बनाने की कोशिश होती रही है। सपोज आपको पीपल टू पीपल कनेक्ट में क्या बेहतर करना है उस पर कंसेंसस बनता रहा है। हम सभी सदस्य देश मिलके हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे मिलके काम कर सकते हैं उस पर कंसेंसस बनता रहा है। सेम विद द एजुकेशन फील्ड में हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं बनता रहा है। कनेक्टिविटी पे हम क्या काम कर सकते हैं वो सब चीजें तय होती रही। तो ये अपने आप में दिखाने बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से साल भर तमाम मंथन हुए हैं, उस पर कंसेंसस बनाए और शीर्ष नेताओं की मुलाकात के दरमियान अब यहाँ पे उस कंसेंसस को एक आखिरी अमली जामा पहनाया जाएगा, जो ये बताने के लिए काफी है कि कजान घोषणा पत्र में किन बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा, किन बातों को स्वीकारा जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और जो पहला जो सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन के अभिभाषण के बाद में अन्य नेता बारी बारी से अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि ये क्लोज डोर सेशन लगातार कहा जा रहा था, इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अन्य नेताओं के बोलने की तस्वीरें या बातें हम तक पहुंचेंगी तो उसकी जानकारी हम साझा करेंगे। लेकिन जो दूसरा सेशन होगा ओपन होगा, उसमें नेताओं का जो इंटरवेंशन होगा उसकी जानकारी हम लोगों को तस्वीरों के माध्यम से मिलेगी। तो वहां पे खुल के बातें रखते नेता नजर आएंगे और इन डिलिब्रेशंस के बाद में क्या कजान घोषणा पत्र एक ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा बदलाव लाने का वाहक बनता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये बड़ा सुखद अनुभव भी कहा जा सकता है। क्योंकि ब्रिक्स, जिसने ब्रिक्स से शुरुआत की थी, फिर ब्रिक्स हुआ और ब्रिक्स प्लस हो गया है, तो ब्रिक्स प्लस में किस प्रकार के पार्टनर देशों के साथ में दुनिया की वैश्विक जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में विकासशील देश हो या फिर अन्य ग्लोबल साउथ के देश हो, उनकी आवाज को मुखरता से रखने का यहाँ पे काम होता नजर आएगा। और ये पहली बार है कि जब 5 देशों से आगे बढ़कर बड़ी संख्या में देशों की मौजूदगी नजर आ रही है। मुकुल जी बिल्कुल, और वो जो मौजूदगी है सीधे तौर पर एक बानगी पेश करते हुए कि कैसे जब विश्व कल्याण की हम बात कर रहे हैं तो उसको लेकर जो तमाम देश हैं वो एकजुट हैं। और ख़ासतौर से आरिंद्र, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे जो कि अहम विषय रह सकते हैं इस दौरान, उसमें अगर भारत की भागीदारी की हम बात करते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ना सिर्फ फिनटेक की हमने बात की, बल्कि जब जो नए बिल्कुल क्षेत्र हैं अंतरिक्ष की, जब खासतौर से स्पेस की अगर खासतौर से हम बात करते हैं, स्पेस सेक्टर को लेकर वो किस तरीके से अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं उनमें वो काफ़ी सक्षम है और नवाचार को इसी वजह से लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं। और आज के समय में भी ना जाने कितने ही भारत के युवा जो कि पूरे विश्व में हैं, दुनिया भर में हैं और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के बल पर, अपने काम के बल पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
मुकुल, बहुत बड़ी बात आपने एक अच्छा इस्तेमाल किया शब्द स्पेस सेक्टर को लेकर। मैं इसके बारे में कहूं कि जब पिछली बार साउथ अफ्रीका में जब शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी जब साउथ अफ्रीका में थी, तो भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और भारत उस वक्त दुनिया का पहला देश बना था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपने स्पेस मिशन को उतारा था। और इस वजह से भारत की मौजूदगी दुनिया के इकलौते देश के तौर पर हो गई थी जिसने दक्षिणी ध्रुव तक अपनी पहुंच बनाई थी। और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में स्पेस अलायंस बनाने का एक प्रस्ताव रखा था जिसको सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। तो हम लगातार जब कोऑपरेशन की बात करते हैं तो पिछले 15वें शिखर सम्मेलन के दरमियान भारत एक बहुत बड़ी स्पेस पावर के तौर पर उभर के सामने आया। भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो शक्ति थी उसमें उसने अपनी महारत को साबित किया दुनिया के सामने। और उस साबित करने के साथ साथ भारत ये कहता है कि साहब, हमारी जो क्षमताएं हैं उसको विश्व की भलाई के लिए, सहयोगी सदस्य देशों की, दुनिया के लोगों की भलाई के लिए हम देने को तैयार हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछली बार 2023 में जो 15वां शिखर सम्मेलन था उसमें जो इंटरवेंशन दिया था, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हमको स्पेस सेक्टर में अलायंस करने की जरूरत है। तो अपने आप में ब्रिक्स सदस्य देशों में वो भी हुआ था। दूसरा एक बड़े इनिशिएटिव की बात की जाए तो जो ब्रिक्स में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात होती है या जो कल्चर कनेक्ट की बात होती है, ये इनिशिएटिव ब्रिक्स देशों में प्रधानमंत्री मोदी के इंटरवेंशन के बाद ही हुआ था। और हम जानते हैं कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो जिसमें ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में जो तमाम युवा हैं, छात्र हैं, उनको स्कॉलरशिप से लेकर या यूथ एक्सचेंज के जो प्रोग्राम हो, इस तरीके से जो कुछ भी होता है वो प्रधानमंत्री मोदी की एक पहल थी जो अपने आप में साकार रूप ले चुकी है। इसी प्रकार से कल्चरल कनेक्ट की लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद में उस दिशा में भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि जो सदस्य देश है वो कल्चरली ना सिर्फ ब्रिक्स के विस्तार की हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये जो अब नया भारत है इसका विस्तार भी एक तरीके से हमने देखा है पिछले एक दशक में। और जब राष्ट्रगान में जब हम कहते हैं भारत भाग्य विधाता, तो उसको भी अब हम कह सकते हैं कि वही सार्थक करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये नया भारत है। भारत का अभ्युदय अपने आप में लगातार तेजी से होता नजर आ रहा है और नए भारत की जो वैश्विक पटल पे मौजूदगी है वो बहुत मायने रखती है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ ही वर्षों में हम 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। किस तरीके से भारत कोविड महामारी के बाद से लगातार इतनी चुनौतियों के बावजूद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हम हैं, बावजूद उसके हमने आम लोगों की जिंदगी में कैसे बड़े परिवर्तन किए हैं। 25 करोड़ भारतीय गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है जो कई देशों की कुल आबादी का बराबर नहीं होती, उससे ज्यादा होती है। यूरोप के कई देश बहुत छोटी आबादी वाले हैं, उससे बड़ी संख्या हमने बीते एक दशक में गरीबी की रेखा से बाहर निकाली है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के मिशन के माध्यम से जो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है वो एक सक्सेस कहानी है। हम जानते हैं कि फिनटेक के माध्यम से कैसे पारदर्शी व्यवस्था से आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजों ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। आम बुनियादी सुविधाओं की चीजों से आज लोगों की जिंदगी को व्यवस्थित तरीके से उन तक पहुंचाया गया है। तो वहीं वैश्विक स्तर का ढांचागत विकास भी आज भारत में हो रहा है। तो जहां मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम भारत कर रहा है, बिल्कुल नए भारत के तौर पर, वहीं वैश्विक जो जरूरतें हैं उसको भी पूरा कर रहा है। शायद इसीलिए विकसित भारत के लक्ष्य को, 2047 के लक्ष्य को लेकर जो पीएम चल रहे हैं उसको आज दुनिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी जो नारा देते हैं प्रधानमंत्री, वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दुनिया के साथ कदम ताल भारत कैसे बेहतरी से कर सकता है उस पॉलिसीज को लेकर आते हैं। जिसमें सबसे बड़ा रोल कहीं नजर आता है कि तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को आम लोगों की बेहतरी के लिए लागू करना, पीपल सेंट्रिक योजनाओं को लागू करना, ये एक सबसे बड़ा तरीके से प्रावधान है। और भारत बीते कुछ वर्षों में पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस विस्तार को लेकर आया है, आज दुनिया उस कहानी को, एक सक्सेस स्टोरी को देख रही है। बिल्कुल, और भारत लगातार कहता है कि उसको आप अपना भी सकते हैं और कोशिश यही कि हर किसी के लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो हो सकें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह लगातार हमें बता रहे हैं ब्रिक्स की अगर बात की जाए क्या कुछ इसमें अपडेट हो रही हैं और कैसे भारत का जो दमखम है पूरे विश्व में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना।
असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मिड डे प्राइम में बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समर को अगर देखा जाए, और महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ने 38 जो सीटें हैं उसके उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बने रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना ने जोगेश्वरी पूर्व से मैदान में उतारा है। पार्टी ने माहिम सीट से तदनंद शंकर सरमणकर को उम्मीदवार बनाया है। तो महायुति के खे में से ये दूसरी सूची है। इससे पहले बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो महायुति की तरफ से तीसरी सूची भी जो है वो आ चुकी है, और ये अलग अलग जो उम्मीदवार हैं इनके नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि मंगलवार को हमने देखा था पहले दिन कुल 58 नामांकन जो है वो दाखिल हुए थे, और महायुति की तरफ से अगर देखा जाए तो लगातार जो सूची हैं वो जारी की गई हैं अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर। इसके साथ साथ अगर खासतौर से बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना की 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के संबंध में शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि देश हमेशा से चाहता था कि शिवसेना शतक लगाए। उन्होंने क्रिकेट में शतक के महत्व का भी जिक्र किया। देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है। अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है, और सेंचुरी को बहुत महत्व है। तो सेंचुरी का बहुत महत्व है, लेकिन इसके पीछे जो वो बात कह रहे थे, इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता डॉक्टर राजू वाघमारे का कहना है कि हमने जो 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का समर्थन किया था। 4 से 5 लोग एक सर्वेक्षण और लोगों की इच्छा के अनुसार नए चुने गए हैं। 45 लोगों की जो सूची जाहिर की है उसमें बहुतांश अगर आप देखेंगे तो जो हमारे MLAs हैं, जो हमारे सर्वोच्च नेता शिंदे साहब के साथ, जिन्होंने शिंदे साहब को साथ दिया, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को साथ दिया, जिन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे के पूरे बर्ताव को साथ दिया, आज वही लोगों को शिंदे साहब ने वापस उम्मीदवारी दी है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि जैसा लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में उससे दुगना हमारा स्ट्राइक रेट होगा, क्योंकि लोकसभा में हमारा 47% था, तो ये टाइम हमारा स्ट्राइक रेट 90 तक जाने वाला है। इतनी बात पक्की है। और महाराष्ट्र के बाद आइए बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की भी। इसके लिए आपको बता दें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडिया सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं स्टीफन मरांडी को महेशपुर और मथुरा प्रसाद महतो को पुलिस से उम्मीदवार बनाया गया है। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से आलोक सोरेन चुनाव मैदान में रहेंगे। वहीं झामुमो ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बोरियो विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। तो झारखंड में भी फिलहाल हम देख रहे हैं कैसे चुनावी समर में जो अलग अलग उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है, और उसी कड़ी में जो लिस्ट है वो जारी की गई थी।
और आपको बता दें हमारे संवाददाता दिवाकर जो हैं वो झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची से जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से झामुमो की अगर बात की जाए, अलग अलग उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, लेकिन ये जो शुरुआती नाम आए हैं, क्या माना जाए इन सीट पर ज़्यादा विश्वास पार्टी को है या जो अभी नाम रहते हैं उन पर अभी पेच फंसा हुआ नजर आता है कुछ? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो कल पहली सूची आई है, एक तरीके से ज़्यादातर कैंडिडेट 3 सीटों को छोड़कर बाकी सारे उम्मीदवारों का नाम इन्होंने घोषित कर दिया है। उसमें मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी जो है वो गांडे से चुनाव लड़ेगी और उसके बाद उनके भाई जो है वो दुमका से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा जो चर्चाएं लगातार थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ज्यादातर सिटिंग एमएलए को जो है वो टिकट देगा, तो वही चीज की पुनरावृत्ति हुई है और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग कुछ शामिल हुए हैं छोड़कर आकर जेएमएम में, उनको भी टिकट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से उसके बाद जेएमएम पर यह आरोप लगने लगा कि जेएमएम में जो है वो उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टी से छोड़ के आए तो उनको टिकट दे। तो ये एक तरीके के राजनीतिक बयानबाजी चल रहा है, लेकिन एक तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो टिकट का बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद की झलक साफ तौर पर नजर आती है। जी बिल्कुल दिवाकर, और ना सिर्फ परिवारवाद बल्कि अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि एक तरह का जो पुनरावृत्ति हुई है, जो रिपीटिशन है वो भी है, और ऐसे में जो जनता है उसकी, क्योंकि हमने देखा था कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में जो जनता की नाराज़गी है वो भी देखने को मिल रही थी, विकास कार्यों की बात की जाए या जिस तरीके से घोटालों के आरोप लगातार लगते रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आज के समय में चल रहा है उसमें एक भ्रष्टाचार तो एक अहम मुद्दा झारखंड में है ही, साथ ही साथ बांग्लादेश में घुसपैठियों का जो मामला है पूरे संथाल के इलाके में, वो भी एक चुनावी मुद्दा है। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लगातार भाजपा हमलावर है, वो भी उम्मीद है कि वो भी चुनावी एक मुद्दा बनेगा। और जो सरकार की नाकामियां हैं उसको लेकर बीजेपी की ओर से लगातार यहां पर अटैक किया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में जो है इंडी गठबंधन की सरकार ने एक भी प्रोमिसेस पूरा नहीं किया है। तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा यहां पर बनने जा रहा है। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, और यहां पर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया है, हेमंत विश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है, तो वो लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और उसके बाद हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संतोष, वो भी यहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद मनाने का दौर भी लगातार चल रहा है। और वो जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति है, वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको डैमेज को कंट्रोल करने में भी कामयाब हुआ है। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो राजनीतिक पारा है और बयानबाजी और चुनावी जो हम कह सकते हैं रणनीति बनाने के काम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी वजह से जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें भी कुछ राजनीतिक समीकरण जो है बनते बिगड़ते नजर आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बनते, क्योंकि अभी भी इंडी गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो खुलकर सामने नहीं आया है। आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एकाएक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 81 सीट उन्होंने आरजेडी और वाम दलों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव 2 दिनों से यहाँ कैंप कर रहे थे, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई और बाद में उनकी तरफ से यह कहा गया कि ठीक है वो 7 ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहले वो 12 सीटों पर डटे हुए थे। उसी तरीके से लेफ्ट में जो 2 ध्रुव है, जो सीपीआई है और सीपीआई माले जो है, माले ने भी अपने 3 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, सीपीआई ने अपने 12 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और कहा है कि अभी और भी कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। तो इंडी गठबंधन में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कुनबा बरकरार रखने की जो एक दबाव था वो अभी फिलहाल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं उसमें जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति है वो करने में अभी जो इंडी गठबंधन में, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, ये तमाम लोग भी लगे हुए हैं। तो अभी समीकरण बनते और बिगड़ते आगे भी नजर आएंगे, क्योंकि अभी नॉमिनेशन का काम है वो अभी शुरू हुआ है और कल बहुत सारे कद्दावर नेता है वो नॉमिनेशन करेंगे, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, ये तमाम लोग कल जो है वो अपना अपना नॉमिनेशन कल फाइल करने जा रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन एक तरफ तो यहाँ डैमेज कंट्रोल चल रहा है, क्या दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हरियाणा जैसी स्थिति सामने आएगी क्या? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, और अब आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की जाए, तो जिस तरीके की सक्रियता नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा इन चुनावों में मिलता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम कहें कि किस तरीके से जो
एनडीए गठबंधन है वो किस तरीके से भारी है। अगर हम शुरुआती एपिसोड के तौर पर जारी करें तो एनडीए गठबंधन ने करीब 20 दिन पहले ही अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी और लोजपा और जदयू एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और ज्यादातर सीटों पर उन्होंने 10 दिन पहले ही अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्द तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल है कि उन्होंने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया। कई जगहों पर तो उनके नेताओं की रैलियां भी शुरू हो गई है, जनसंपर्क भी उन्होंने तेज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लीड लेती हुई इस लिहाज से कह सकते हैं। और हरियाणा में जो परिणाम आया था उसका रिफ्लेक्शन निश्चित तौर पर झारखंड में इस लिहाज से दिखेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित है और लगातार जो उनका जनसंपर्क है वो भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देखना होगा किस तरीके से और भी ज़्यादा राजनीतिक पारा जो है वो ना सिर्फ झारखंड बल्कि महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के कहर की भी बात करेंगे, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर वो आपको बता दें। दरअसल दिल्ली NCR में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी सख्त रवैया अपनाए हुए है। खासतौर से पंजाब की बात की जाए, हरियाणा, दोनों राज्यों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ये नोटिस जारी किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। केवल नोटिस ही भेजे जा रहे हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की परेशानी खड़ी हुई है प्रदूषण को लेकर, उसको देखते हुए एक सख्त रवैया। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के गठन के 3 साल बाद भी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, और उसी पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा कमीशन और राज्य दोनों प्रदूषण की रोकथाम को लेकर गंभीर नहीं दिखते हैं। इसी वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों को जो बेहतर हवा है वो लेने का हक है, और ऐसे में उनके मौलिक अधिकारों का ये हनन है अगर जिस तरीके से प्रदूषण का जो कहर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के अधिकारियों को आप बता दें नोटिस जारी हुआ था। इसके साथ ही अगर बात की जाए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ये नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि नोटिस जारी सिर्फ खानापूर्ति के लिए किए गए थे क्या। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा केवल नोटिस ही भेजे जा रहे हैं, और अभी तक अगर देखा जाए तो उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा ऐसी स्थिति में चलाया जा सकता है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के गठन के 3 साल बाद भी जो निर्देश हैं वो लगभग वैसे ही नजर आते हैं। कमीशन राज्य प्रदूषण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक सख्त रवैया अपनाते हुए यहाँ नजर आया है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, और ऐसे में इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता। प्रदूषण पर लगाम ना लगने के चलते मौलिक अधिकार का ये हनन एक तरीके से है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त यहाँ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई है और उसमें एक सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा दोनों राज्यों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
जारी हुआ था और इसी को लेकर खासतौर से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ये नोटिस जारी किया था। 3 साल इस कमीशन को हो चुके हैं, लेकिन इस कमीशन के गठन के बाद भी अभी तक कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल नोटिस ही भेजे जा रहे हैं और ऐसे जो हालात अब बन चुके हैं राजधानी में, ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो लगातार देश की राजधानी दिल्ली जो कि बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है और खास तौर से अगर आज की भी हम बात करते हैं तो आपको बता दें आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में धुंध की एक जो पतली परत है वो नज़र आई और उसके साथ साथ जो AQI लेवल की जब हम बात करते हैं वो हमने देखा था। और ये स्थिति सिर्फ एक दिन की नहीं है बल्कि 15 अक्टूबर के बाद से लगातार इस तरह की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली जो है अब लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में धुंध की एक पतली परत जो है वो फिर से नजर आई। दिल्ली के विजय चौक पर प्रदूषण की स्थिति क्या रही, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। दिल्ली की आबो हवा इस वक्त बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। लगातार दिल्ली का जो AQI लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और इस समय दिल्ली में ग्रेड 2 लागू हो चुका है, यानी कि जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन का जो लेवल है 300 से 400 के बीच में पहुंच चुका है। और मैं इस वक्त दिल्ली के बेहद ही पॉश एरिया में हूं। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये विजय चौक है। विजय चौक के पास में ये सीधे रास्ता राष्ट्रपति भवन को जाता है। यहाँ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है और अगर आप देखेंगे इस वक्त की सुबह की तस्वीर तो आपको दूर तक लगभग जो है राष्ट्रपति भवन का गुंबद और बाकी चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी क्योंकि वजह यही है कि जो पॉल्यूशन का जो लेयर है वो दिल्ली में सुबह से ही 8 बजे से जो 8 बजे से दिखने लगता है वो लेयर, और उसके बाद जो धुंधलापन है वो साफ तौर पर नज़र आता है। और इसी साइड में अगर देखें तो थोड़ा सा ये भारतीय की संसद है और संसद भवन का ये पुराना भवन है और इसको भी आप देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से साफ तौर पर आपको धुंधले तौर पे दिखाई देगी। वजह यही है कि जो दिल्ली का AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन तो है ही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। और ये वो प्लेस है जहां पर आपको एक बड़ी संख्या में यहाँ विजय चौक के आसपास लोग मॉर्निंग में वॉक करते हैं। इसके अलावा ये यहाँ ऑफिसेस के लिए लोग निकलते हैं और यहीं से इंडिया गेट होते हुए कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही जो है वॉक करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, मॉर्निंग वॉक लोग कम कर रहे हैं। और वजह सिर्फ एक है कि दिल्ली में जिस तरह आबो हवा लगातार खराब हो रही है और जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल सरकार और मुख्यमंत्री आतिशी से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या वजह। और इसमें एक बड़ी वजह यह है कि दिल्ली का जो यमुना भी है वो खासा पॉल्यूटेड हो गया है, यानी कि दिल्ली की यमुना में भी जो है फोम की एक लेयर है, प्रदूषण की एक बड़ी मात्रा देखी जा सकती है। जो दिल्ली का कालिंदी कुंज वाला इलाका है और उस यमुना में एक सफ़ेद लेयर है और जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि दिल्ली की सरकार कितनी उदासीन है यमुना को लेकर। और वो ऐसे वक्त जब आने वाले समय में छठ का एक महोत्सव आने वाला है, जिस वक्त छठी मैया की आराधना करने वाले जो व्रतधारी हैं वो यमुना में डूबते और उगते सूरज की अर्घ देते हैं और उस दौरान वो आचमन करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि वो किस जल का आचमन करने जा रहे हैं और दिल्ली सरकार लगातार इसको लेकर सवालों के घेरे में है। दिल्ली के विजय चौक से कैमरामैन ललित कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। तो प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी लगातार असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी होने लगी है। इतने समय से पॉल्यूशन को ठीक करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, सरकार के लेवल पे हो या संस्था के लेवल पे हो। तो शायद हमें समझता हूँ कि हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे द्वारा किए गए ही छोटे छोटे प्रयास इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। दिल्ली में इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, शायद उनमें कोई कमी है या फिर फैक्ट्रियों का पानी चेक नहीं हो रहा है, वो यमुना में जा रहा है।
शायद इसी वजह से वो आज तक ठीक नहीं हो पा रही है। दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये दिल्ली यहाँ के लोगों के लिए नहीं, देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ दिल्ली के लोग तो, इंडिया के लोग तो आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, उनके लिए भी एक समस्या बनती जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को, दिल्ली सरकार को खासतौर पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसके पोल्यूशन स्तर को कम से कम किया जाए। तो यमुना की भी यही है, हर साल उसमें पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, कितना केमिकल उसमें आ रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ताकि हम जो लोग रेगुलर निकलते हैं अपने घर से वो पोल्यूशन से बच सके और हम लोगों को आसानी हो सांस लेने में, ताकि त्योहार लगे, मजबूरी ना लगे और लोग आसानी से अपनी खुशियाँ मना सकें। तो दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, वहां भी एक खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में आ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना ओडिशा तट के भितरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। इससे निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा में 14 तटीय जिलों में आज से स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के 9 तटीय जिलों में स्कूलों को आज से बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली करीब 150 से अधिक ट्रेनें भी जिन्हें रद्द कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर हैं। उसने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाज और जो प्लेन्स हैं उनको तैनात कर दिया है। वहीं एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमें देर रात निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ राजधानी भुवनेश्वर से प्रभावित जिलों के लिए निकल चुकी हैं। ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना दस्तक देने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू की है। इस चक्रवात से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी से खास बात की हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने। उड़ीसा के तमाम जगहों पर चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ खास बात करने के लिए उड़ीसा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी जी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरीके से जो चक्रवाती तूफान दाना यहाँ पर आने वाला है उसको लेकर के किस तरीके से पूरे राज्य भर में तैयारियां की गई हैं? उड़ीसा प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है जिसमें ऐसा तूफान को सामना करने के लिए हमारा पर्याप्त अनुभव पहले से ही है। और अभी जो दाना चक्रवाती तूफान आ रही है उसके बारे में भी पूरा का पूरा तैयारी समाप्त हो गया है। हम लोग लगभग 500 साइक्लोन सेंटर जो उड़ीसा में है उसको तैयार कर चुके हैं लोगों को वहां लाने के लिए। तूफान आने से पहले और बारिश आने से पहले उनको वहां से इवाकुएट करके रिलीफ सेंटर में लाएंगे। और 500 रिलीफ सेंटर, साइक्लोन सेंटर के अलावा लगभग 1000 से ज़्यादा टेम्पररी रिलीफ सेंटर भी हम लोग तैयार किए हैं, जिसमें पूरा का पूरा मानवीय सेवा युक्त रिलीफ सेंटर होगा। पीने का पानी का व्यवस्था होगा, उसका भी तैयारी हो गया है। पावर सप्लाई होगा, बैकअप पावर सप्लाई भी डिसरप्शन से हम लोग बैकअप पावर सप्लाई का भी प्रबंध किए हैं। और रसोई करके लोगों को भोजन दिलाने में और जो लोग बीमार हैं उनको इलाज करने के लिए भी डॉक्टर्स वगैरह का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। ओडीआरएफ जो है वो लगभग 60 टीम है उड़ीसा में। जहाँ जहाँ ये चक्रवाती तूफान के आने का संभावना नहीं है वहाँ से भी हम लोग उनका शिफ्टिंग करना शुरू कर दिए हैं और उनका पोजीशनिंग भी शुरू हो गया है। आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा तैयारी खत्म हो गया है ये दाना चक्रवाती तूफान को सामना करने के लिए। और हमारा पूरा विश्वास है पहले जैसा इस बार भी दाना को हम लोग पराजित करेंगे। सर, डीडी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कैसे जो तूफान से निपटने का जो पूरा रास्ता है, वो रूट मैप है, वो तैयार किया गया और इसका प्रभाव कम से कम हो, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया में मंगलवार को दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली बनाने और दिए जलाने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों में मारपीट की खबरें सामने आई हैं।
छात्रों का आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने समारोह का विरोध किया और इस्लामी नारे लगाए गए, जिसकी वजह से छात्र दो गुटों में बंट गए और उनके बीच मारपीट भी हुई। वहीं यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों में मारपीट के बाद से तनाव बना हुआ है। दिल्ली पुलिस भी वहां तैनात की गई है। जामिया में कुछ छात्रों से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार। कल शाम जामिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से दीपावली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया था और सेलिब्रेशन के बाद जिस तरीके से जो दिए को तोड़ने की बात हुई, रंगोलियों को मिटाने की बात हुई और उसके बाद जो भगदड़ की स्थिति यहाँ बनी और जो छात्र गुट थे, दोनों छात्र गुटों में आपस में एक तरीके से कह सकते हैं झगड़ा हुआ। हमारे साथ जो उस समय के जो चश्मदीद छात्र हैं जो उस वक्त मौजूद थे, जो कि आयोजन का हिस्सा थे, उनसे हम बात करते थे। कल क्या हुआ था, पहले ये बताइए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और बड़े ही अच्छे से मतलब 4 साढ़े 4 बजे में कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी और जो छात्र हैं हमारे जामिया के वो रंगोली बना रहे थे, दीप जला रहे थे। 7 साढ़े 7 का वक्त आया तो कुछ लोग एक जगह एकत्रित हुए। उन्होंने जो रंगोली पे दिए रखते हैं उनको तोड़ा, उसके बाद रंगोली को पैर से हटाया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी हेट स्पीचेस और नारे लगाए, जो स्लोगन्स उन्होंने लगाए। उसके बाद जो हम जामिया के होकर के भी हमें जामिया के अंदर खदेड़ा गया उनकी तरफ और हम लोग जो थे बड़ी मुश्किल से फिर हमारे जो लोग थे उनको हमने कैंपस से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ लोग थे उनको चोट लगी है। उसके बाद जो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, उन तक के फ़ोन छीने गए और उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया है। तो ये जो छात्र थे जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जो भगदड़ किया गया, ये बाहर से आए थे या भगदड़ भगाया हमें गया था? जो जामिया के अंदर जो मॉब इकट्ठा हुई थी उनकी तरफ से भगाया हमें गया था। अगर हम कल जामिया से नहीं निकल पाते तो कुछ और ही मंजर रहता फिर वहाँ का, शायद मैं आपको बाइट नहीं दे पा रहा होता। ये स्थिति थी। कल का माहौल ऐसा था कि लगभग हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी शांतिपूर्वक, लेकिन लास्ट टाइम का था कि हम लोगों का रिजल्ट आना था कि किसका रंगोली कितना बेहतरीन गया। तो उसी दौरान जब ये निरीक्षण हो रहा था कि क्या बेहतर है क्या नहीं, उसी दौरान पीछे से आवाज़ें आती हैं, कुछ नारेबाजी होती है जो कि धर्म के खिलाफ होती हैं, धर्म के अगेंस्ट होती हैं। तो वहाँ पे चूँकि जामिया है, दोनों धर्मों का मैक्सिमम लोग रहता है, फिर वहाँ से फिर एक हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद सुनने में आया कि मार पिटाई तक का मैटर हुआ है। तो ये थे हमारे साथ जामिया के छात्र जो कल की घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कल दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान अराजक तत्वों के द्वारा यहाँ पे हिंसा या उपद्रव की घटना की गई, सेलिब्रेशन को एक तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद किसी तरीके से जो पुलिस की पहल के बाद, पुलिस जबकि यहाँ मौके पर पहुँची, पुलिस की पहल के बाद दोनों गुटों को, जो छात्र के जो 2 गुट थे उनको शांत कराया गया और अभी की जो स्थिति है, स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। कैमरामैन जगमोहन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, जामिया। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिवाली उत्सव के दौरान हुई हिंसा को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि दिवाली पूरे विश्व का त्यौहार है और अपने देश में इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है। दिवाली पूरे विश्व के अंदर भारत का त्यौहार माना जाता है और जिस तरह जामिया शिक्षण संस्थान में घटना हुई है वो बहुत दुखद है, निंदनीय है, कठोर निंदनीय है। ये आपराधिक प्रवृत्ति भारत के सामाजिक ढांचे पर चोट करने का जिहादी स्टाइल है। मामले की जांच होनी चाहिए, सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगड़ने नहीं देना चाहिए, ऐसी घटनाएं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आइए मीडिया प्राइम में आगे बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस महासचिव और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा, पिछले 35 सालों से मैं अलग अलग चुनाव प्रचारों के लिए प्रचार कर रही हूं। ये पहली बार है जब मैं अपने लिए आपके समर्थन की मांग कर रही हूं। ये एक बहुत ही अलग एहसास है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनाने का सौभाग्य दिया। आपको बता दें, वायनाड से प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद यहां से समर्थन की अपील करती नजर आई प्रियंका गांधी। केरल में बीजेपी ने नव्या हरिदास को वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है।
जहां उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा से है। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वायनाड में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। For this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have a representative to raise their issues in the parliament. आपको बता दें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। सिलीगुड़ी में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब इस्लाम की उम्र 1400 साल है तो 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकती है। ये वक्फ बोर्ड में जो नाइंसाफी है इसके दूर करने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। एक एग्जाम्पल है, 1500 साल पुराना 1500 ईयर्स पुराना मंदिर को बताया जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, जहाँ इस्लाम की एज 1400 है। इंडिया में इस्लाम की एज उससे भी कम है, उससे बाद में इस्लाम आया, लेकिन 1500 ईयर ओल्ड 1500 साल पुराना मंदिर को बताया जा रहा है इट इज़ ए वक्फ प्रॉपर्टी। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लेम इज दैट? सो दिस इज नथिंग बट द वोट बैंक। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को नशीला पदार्थ माना जाए या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 1990 का अपना ही फैसला पलट दिया है। ताज़ा फैसले में 8 जजों ने बहुमत से माना है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का उत्पादन भले ही नशे के लिए नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे सभी पदार्थ नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और राज्य सरकारें इसे रेगुलेट कर सकती हैं और टैक्स लगा सकती हैं। लेकिन जस्टिस बीवी नागपन्ना की राय अलग है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ही इसको रेगुलेट कर सकती है। इससे पहले 1990 में 7 जजों की संविधान पीठ ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश से जुड़े फैसले में कहा था कि मादक शराब का मतलब केवल शराब के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल से है और इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करना राज्य सरकार की शक्तियों के दायरे से बाहर है। भगवान गणेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते कई राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहे विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने सभी मामलों को एक ही जगह ट्रांसफर करने की मांग वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है। नाइक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह अलग अलग हाई कोर्टों में ही राहत के लिए याचिका दाखिल करेंगे। पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश छोड़कर भाग चुका है, देश के कानून को नहीं मानता, वो कोर्ट से कोई राहत पाने का अधिकार नहीं है। जाकिर नाइक पर साल 2013 में भगवान गणेश पर आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसने एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में 2 साल तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक की स्थापना के पीछे दूरदर्शी के रूप में सरदार पटेल जी की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत को एकीकृत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। उनके महान योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 से 2026 तक 2 साल के राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ उनकी 150वीं जयंती मनाएगी। ये उत्सव उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना का प्रमाण होगा, जिसका उन्होंने प्रतीक बनाया। और वहीं श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पुराने समझौते को फिर से अगले 5 वर्षों को लागू करने पर सहमति बन गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में लिखा कि हमारे सिख भाइयों और बहनों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं का सम्मान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ने उन पहलों को प्राथमिकता दी है जो हमारे देश की जीवंत सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का जश्न मनाती हैं और उसे बढ़ावा देती हैं। ये विस्तार न केवल आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि श्रद्धालु उस गरिमा के साथ श्री करतारपुर साहिब की यात्रा पर जा सकें, यात्रा कर सकें जिसके वो हकदार हैं। केंद्र सरकार ने त्योहारों के समय महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए लोगों को सस्ती दरों पर चना और मसूर की दाल उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। भारत ब्रांड के दूसरे चरण के अंतर्गत एनसीसीएफ और नेफेड मोबाइल वैन और अपने आउटलेट्स के माध्यम से चना 58 रुपये प्रति किलो और मसूर की दाल 89 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। भारत ब्रांड के नाम से सस्ता आटा और चावल पहले से ही सस्ती दरों पर बेचा जा रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज दिल्ली से इसकी शुरुआत की। हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो हमने एस्टैब्लिश किया है, इस बार हमको 10,000 करोड़ रुपए मिला है। ये 10,000 करोड़ रुपए उपयोग करके जब भी समस्या आएगा, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तुरंत इंटरवेंशन करने का काम कर रहे हैं। आज हमने मोबाइल वैन थ्रू केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, नाफेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बिग चेन रिटेल में ये सब हम सेल कर रहे हैं। और बात करते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई एक अच्छी खबर की। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2024 में 7% पर पहुंचने का अनुमान जताया है। इसकी वजह बताते हुए आईएमएफ ने कहा कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोविड महामारी की वजह से बनी दबी मांग खत्म हो गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के साथ फिर से आकार ले रही है। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई काफ़ी हद तक जीत ली गई है। हालांकि कुछ देशों में कीमतों का दबाव अब भी बना हुआ है। आईएमएफ ने जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बरकरार रखा, वहीं चीन की विकास दर पहले के 5% से उसको घटाकर 4.8% कर दिया गया है और 2025 के लिए चीन की विकास दर 4.5% बरकरार रखी है। और आइए बात करते हैं माई भारत प्लेटफॉर्म की। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म पर देश के युवाओं को करियर काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग व रोजगार के अवसरों की हर एक जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का कहना है कि एमवाई भारत प्लेटफॉर्म को युवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा और आने वाले समय में इस पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि युवाओं को करियर विकास और कौशल में बढ़ोतरी के अवसर आसानी से मिलेंगे। ये पोर्टल युवाओं को इंडस्ट्री, सरकार और एनजीओ में सीखने के अवसरों से जोड़ेगा। आपको बता दें, फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं और ये युवा अब सरकार की नई योजनाओं और अपने अनुभवों को कॉलेज छात्रों के साथ साझा करेंगे। पहले चरण में देश भर के 5,000 कॉलेजों में युवा वॉलंटियर्स जाएंगे और कॉलेज छात्रों के बीच पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार के नए कदमों के बारे में बताएंगे। 5 करोड़ युवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है ताकि उनको मौजूद सभी अवसरों की जानकारी हो। कॉलेज छात्र इस पोर्टल के जरिए खुद ही इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। और बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग हिंसक हो रही है। राजधानी ढाका में ये घटना रात करीब 8:20 पर हुई, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर राष्ट्रपति निवास बंग भवन में प्रवेश करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। शेख हसीना के इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति के बयान के बाद ही ये हिंसा शुरू हुई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सुना है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार कुछ छात्र नेताओं का मानना है कि आवामी लीग के प्रति वफादार राष्ट्रपति अपदस्थ शेख हसीना की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
और बात कर लेते हैं अमेरिका की भी, जहां राष्ट्रपति चुनाव को अब 2 हफ्ते का समय बचा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटे हुए हैं। हालांकि कुछ सर्वे कमला हैरिस की दौड़ उनको आगे बता रहे हैं दौड़ में, लेकिन अमेरिकी मतदाता, खासतौर पर भारतीय अमेरिकी, किस तरफ हैं? टेक्सास में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की डेट को अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं। नवंबर 5 को यूएस के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, पर इससे पहले एक जो लेटेस्ट पोल सर्वे आया है उसके मुताबिक कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3 परसेंटेज पॉइंट्स की लीड है। अगर वाकई नवंबर 5 को वैसी वोटिंग होती है तो ये कमला हैरिस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, पर अभी डोनाल्ड ट्रंप को रेस से बाहर मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पूरे 2 हफ्ते बचे हैं और दोनों ही कैंडिडेट्स अपने वोटर बेसिस को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में लटीनो वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने अरब अमेरिकन को लुभाने की कोशिश की। कमला हैरिस वहीं यहाँ जहाँ टेक्सास में हूँ, जो स्टेट ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स को वोट करती है, वहाँ पर आके अबॉर्शन बैन्स के नुकसानात के बारे में विमेन वोटर्स जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उस खेमे में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि वोटर कहां जाता है, क्योंकि वोटर क्लियरली डिवाइडेड है, अमेरिकन सोसाइटी क्लियरली डिवाइडेड है। इंडियन अमेरिकन जो यहां वोट करते हैं वो भी डिवाइडेड है। इंडियन कम्युनिटी, इट्स quite important that they get involved. So we have One Americans for Hindus we have started, and the good part is youngest person who is actually got inspired by it, and she is running for school board. So I feel nowadays the Indian community, they are coming forward. They want to participate in all the political positions, and I have seen a lot of changes this year. I have seen many Indian candidates who are running for different positions, and that's a good change. मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक व्यूज़ जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, they are much better adapted to us because we are all migrants from India, and we are all hardworking. We do a lot of hard work here, so I would go with Democrats. And all the policies they play around with us. मेरे हिसाब से जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं वो देश के लिए अच्छी पॉलिसी हैं, क्योंकि वो सीधी क्लियर बात कर रहे हैं जो देश के लिए उन्हें करना है, और कमला हैरिस जी है कि वो बात घुमा के बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो देश के लिए अच्छी, अमेरिका के लिए अच्छी पॉलिसी है। तो क्लियरली अमेरिकन सोसाइटी, यहाँ के अमेरिकन समाज बटा हुआ है, वोटर बेस बटा हुआ है, तभी ये मुकाबला इतना नज़दीकी है, इतने करीब से दोनों साइड्स अपना कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही हैं, और इसीलिए ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाली है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, ऑस्टिन, टेक्सास। तो वाकई ये चुनाव दिलचस्प होगा, लेकिन कुछ और भी दिलचस्प है। अब रुक करते हैं खेल की खबरों की तरफ। आपको बता दें, भारत और जर्मनी के बीच 2 मैच की द्विपक्षीय सीरीज़ का पहला मुकाबला आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की नज़र न सिर्फ इस सीरीज़ में जीत दर्ज करने पर होगी, बल्कि टीम की कोशिश जीत के साथ ही पेरिस ओलंपिक में मिली हार का हिसाब चुकता करने पर भी होगी। भारतीय टीम को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों 3-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा था। भारतीय टीम के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। डिफेंडर और ड्रिफ्टर वरुण कुमार की वापसी से टीम मजबूत हुई है। टीम को हालांकि हार्दिक की कमी खेलेगी, वहीं जर्मनी की टीम भी काफ़ी मजबूत है और टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से पुणे में शुरू होगा। भारतीय टीम को पहले टेस्ट में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में पुणे टेस्ट में टीम अपनी पुरानी गलतियों को दूर करना चाहेगी। बेंगलुरु टेस्ट में हार का दंश झेलने के बाद अब रोहित शर्मा एंड कंपनी के सामने पलटवार करने का समय पुणे टेस्ट के रूप में है। वैसे पुणे के पिच स्पिनर्स फ्रेंडली होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में भारतीय टीम के पास अच्छा मौका होगा वापसी का, लेकिन वापसी तभी होगी जब टीम एक यूनिट के तौर पर पुणे टेस्ट में खुद को सामने रखे। भारतीय टीम पर सीरीज जीतने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत रखने का दबाव भी है।
पहले टेस्ट में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी पहली पारी में ढह गई, वो अपने आप में टीम की हार की पटकथा को लिख गया था। ऐसे में इस टेस्ट में कुछ बदलाव के साथ टीम इंडिया नजर आ सकती है। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ स्पिनर्स के लिए काफी कुछ होगा। ऐसे में भारतीय टीम को एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ उतरना होगा, जबकि पेस अटैक की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह पर होगी। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ टीम को सबसे बड़ा झटका केन विलियमसन के रूप में लगा है, जो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। वैसे पुणे में न्यूजीलैंड की टीम पहली बार टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। टीम के पास डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र जैसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं गेंदबाजी में टिम साउदी और मैट हेनरी भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी दिक्कत साबित हो सकते हैं, जबकि एजाज पटेल का फिरकी जाल एक बार फिर से तैयार दिखेगा। पुणे स्टेडियम में भारतीय टीम ने अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक में जीत और एक में हार मिली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 63 टेस्ट मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 22 और न्यूजीलैंड ने 14 मैच जीते हैं। वहीं बाकी बचे मैच ड्रॉ रहे हैं। तो अब यह एक ऐसा मुकाबला रहने वाला है जहां टीम इंडिया के लिए जीत काफी अहम रहेगी। वहीं न्यूजीलैंड के पास जीत दर्ज कर सीरीज जीतने और इतिहास रचने का मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।